हेलो नमस्कार। मेरा नाम है मोनू कुमार और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस क्वेश्चन को करने वाले हैं, उस क्वेश्चन का नाम जो है वो आता है तो वैसे न्यूरो मनोवैज्ञानिक जो असेसमेंट होता है, यानी न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसमें आता है। और क्वेश्चन का जो नाम है वही। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक लाभदायक न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन करें। इस सिलसिले में लुरिया ने ब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला की उपयोगिता को भी बताना है। तो फिर आइए और सबसे पहले जो इसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आज जो पढ़ने वाले हैं ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो आइए और कुछ विशेषताओं को हम जरूर देख लेते हैं। विशेषता का मतलब ही होता है गुण। तो खास करके जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें हम बाहरी तरीक़ों से जिन चीज़ों को देखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो जाता है। तो आइए और इसको हम बेहतरीन तरीके से इनके गुणों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के गुण हैं और इसमें जो एक और इसके साथ ही साथ जो होगा हमारा लुरिया ने ब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला, उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे जो पहला गुण है ये होता है संपूर्णता। मतलब किसी भी परीक्षण माला में या फिर कोई भी न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसमें संपूर्णता का आधार होना चाहिए। यानी वो जिन जिन चीज़ों के लिए खास करके जो न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं उन चीज़ों पे ये खरा उतरना चाहिए। जैसे उसमें संयोगी जो है संवेदी हो, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा पेशीय कार्यों को मापने की जो क्षमता है वो होना चाहिए। इसके अलावा उस गोलार्ध को जो है ना, गोलार्ध खास करके उसको पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए जिससे भाषा नियंत्रित होता हो, सामान्य बुद्धि तथा स्मृति को मापता हो और भाषाई कार्यों को भी मापने की क्षमता हो, बायां एवं दायां अग्रपाली के कार्यों को भी मापने की जो क्षमता हो, ये कहलाती है संपूर्णता। और न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में ये गुण हो तभी वो आदर्श और लाभदायक न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा। दूसरा है समय। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर सबसे पहली जो चीज़ है कि न्यूरो मनोवैज्ञानिक खास करके या फिर मनोवैज्ञानिक, एक नॉर्मल तरीके से समझें कि जो परीक्षण माला यानी कि जो बीमारियों की जांच करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो जो परीक्षण माला है ये इस हिसाब से होनी चाहिए कि कम से कम समय लगे ताकि मरीज का भी समय बचे और डॉक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को भी देख सके। इसके बाद आता है सुगमता एवं खर्च। चूँकि जब ज़्यादा समय लगता है और परीक्षण के कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है तो वहाँ पे जो खर्च है ये बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो खास करके जो परीक्षण माला इस हिसाब से हो जहाँ पे खर्च भी जो है वो इस हिसाब से हो कि जो नॉर्मल फैमिली के लोग हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते या फिर बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास नहीं जा सकते, उनकी भी पहुंच अगर जो खर्च है ये अगर थोड़ा सा लेवल जो है इसका डाउन हो तो फिर वहाँ तक ये ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिनके पास पैसे भी कम है वो लोग भी वहाँ पे लाभान्वित महसूस करते हैं। अनुकूलनशीलता सबसे जो मेन बात है, ये ऐसा जो आवरण बनाना ज़रूरी होता है। वैसे जो परिजन आ रहे हैं उनके या फिर जो मरीज आ रहा है या फिर जिनके साथ जो आपका क्लाइंट आ रहा है उनके साथ ताकि वो जो हाव भाव है या फिर हमारी जो ड्रेसिंग सेंस और कई सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ जो अनुकूलनशीलता है, एक परिवेश जो हम बनाते हैं, आवरण जो बना रहे हैं उनमें अनुकूलनशीलता होना चाहिए। और लचीलापन, किसी से भी हमें है ना बहुत ज़्यादा रूडली बात नहीं करना होता है। तो जो एक लाभदायक परीक्षण माला है ये इसके उद्देश्य हैं। तो आइए और इसके साथ साथ हम जो है ये लुरिया ने ब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला इसको देख लेते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले ही हम लुरिया कार्टेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे संवेदी क्षेत्र, गौण क्षेत्र और जो तृतीय क्षेत्र होता है वो हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप जाके और बैक साइड इसकी इसी सीरीज में कई सारे वीडियोज हैं जहाँ पे हमें लुरिया कार्टेक्स मिल जाएगा, वहाँ पे पढ़ सकते हैं लुरिया कौन थे।
लूरिया जो न्यूरो मनोवैज्ञानिक मापन के लिए लूरिया नेब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला जो है एक अति महत्वपूर्ण निश्चित परीक्षण माला है। इस परीक्षण माला के विकास का आधार मशहूर रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लूरिया द्वारा कई वर्षों तक न्यूरोलॉजिक रोगियों पर किया गया शोध कार्य। यह परीक्षण वर्तमान समय में तीसरे संस्करण में है, जिसे LNNB3 कहा गया है। इस परीक्षण में कुल 269 एकांश है। इन एकांशों के माध्यम से 11 भिन्न भिन्न तरह के न्यूरो मनोवैज्ञानिक निष्पादन के बारे में सूचना मिलती है। क्रियान्वयन तथा प्राप्तांक लेखन मैनुअल में उल्लेखित कसौटी के रूप में सभी एकांशों में 0, 1, 2 प्राप्तांक देकर प्राप्तांक लेखन प्राप्त किया जाता है। सभी समान एकांशों को एक श्रेणी में रखा जाता है और इस तरह से इसमें कुल 11 मापनीय जो लूरिया नेब्रास्का न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला है इसमें, जिन्हें C1 से लेकर C11 तक बांटा गया है। और आइए और इनमें जो प्रत्येक जो मापनी है उनमें सबका अलग अलग मापने का ढंग है, अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग चीज़ों को वो मापते हैं। जैसे C1 में पेशिया यानी C1 मोटर, इसके एकांशों द्वारा समन्वय, गति, आरेखण तथा अन्य जटिल क्षमताओं का मापन होता है। C2 लय यानी रिदम, इसके एकांशों द्वारा शाब्दिक लयबद्ध उद्दीपकों तथा अशाब्दिक लयबद्ध उद्दीपकों पर ध्यान देने, विभेदित करने तथा उन्हें उत्पन्न करने की क्षमता का माप होता है। C3 स्पर्श, इसमें व्यक्ति के स्पर्श उद्दीपकों की माप की जाती है। इसके साथ साथ कलाई पर आरेखित उद्दीपकों को भी बतलाना होता है। C4 दृष्टि, इसमें व्यक्ति को कुछ आरोहण की पहचान करनी होती है। C5 ग्रहणशील संभाषण यानी रेस्पेक्टिव स्पीच, इसके द्वारा व्यक्ति में ध्वनिग्राम में अंतर करने की क्षमता तथा वाक्यों तथा वाक्यांशों एवं शब्दों को समझने की क्षमता का मापन होता है। C6 अभिव्यंजक संभाषण यानी एक्सप्रेसिव स्पीच, इसके द्वारा आवाज़ों, शब्दों एवं वाक्यों को धारा प्रवाह करने की उच्चारण करने की क्षमता, वर्णित वस्तु एवं चित्रित वस्तुओं को पहचान करने की क्षमता की माप होती है। C7 लेखन, इसके द्वारा पेशीय लेखन क्षमता का मापन होता है। C8 पठन, इसके द्वारा व्यक्ति अक्षरों, शब्दों एवं वाक्यों को पढ़ने की क्षमता का मापन करता है। C9 अंकगणित, इसके द्वारा व्यक्ति जो साधारण गणितीय परिकलन इसमें करता है ताकि पता चल सके कि व्यक्ति का जो है माइंड वो किस हिसाब से काम कर रहा है। C10 स्मृति, इसमें व्यक्ति को अनुमानिक तथा अनुमानिक अवस्थाओं में शाब्दिक एवं अशाब्दिक उद्दीपकों को याद करने की क्षमता का मापन होता है। C11 इसके द्वारा बुद्धि के कुछ तत्व जैसे तर्कणा, संप्रत्यय, निर्माण द्वारा जटिल गणितीय समस्या समाधान क्षमता आदि का मापन होता है। प्रत्येक मापनी के मूल प्राप्तांक को T प्राप्तांक में बदल दिया जाता है, जिसका माध्य 50 तथा मानक विचलन जो है ये 10 होता है। इस परीक्षण पर उच्च प्राप्तांक से अधिक मनोरोग होने का अंदाज मिलता है। 70 से ऊपर प्राप्तांक द्वारा मस्तिष्क दोष होने का अनुमान लगाया जाता है। और इसमें पूरे परीक्षण में जो है करीब करीब 2.5 घंटे का समय लगता है। इस परीक्षण के निष्पादन के आधार पर 3 सार मापने की व्युत्पत्ति की गई है। पहला है S1 विकारी, इसके द्वारा वास्तविक दैहिक तथा मस्तिष्क के कार्यात्मक पुनर्गठन होने के बाद क्षति की होने की मात्रा का पता चलता है। S2 यानी इसको हम बायां गोलार्ध बोलते हैं, इसके द्वारा शरीर के बाएं तरफ के पेशीय एवं संवेदी कार्यों का मापन होता है। और इसका जो मापन है ना, खास करके बायां गोलार्ध, अगर कोई व्यक्ति है ना अपने दाएं हाथ से या फिर दाएं साइड के कोई भी जो अंग है उससे अगर बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है या तो फिर ये जो है ना बायां गोलार्ध हमारा ये क्षतिग्रस्त होने का अनुमान होता है। और जो दायां गोलार्ध है, तो जो दायां गोलार्ध होता है इसमें अगर
जो दाहिना गोलार्ध हो गया, तो अगर बाएं हाथ से या फिर बाएं जो हमारा कोई भी कार्य है, बाएं बाएं साइड कोई भी अंग है, अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या फिर उसका जो संवेदन है वो वहाँ तक उसको पहुँचाने में दिक्कत है, तो फिर हमारा दायां मस्तिष्क जो है, दायां गोलार्ध, ये क्षति होने का अनुमान लगता है। और LNNB है, यानी लुरिया नेब्रेस्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी, तो इसके कुछ लाभ भी आइए और उसको देख लेते हैं। जो LNNB के क्रियान्वयन में करीब 2.5 घंटे का समय लगता है, जबकि हाल स्टेड रिटर्न परीक्षण में करीब करीब 6 घंटे का समय लगता है, तो उससे बेहतर ये LNNB हो जाता है। कई मनोवैज्ञानिकों का मत है कि LNNB द्वारा मस्तिष्क क्षति के ऐसे सूक्ष्म प्रभावों की भी पहचान आसानी से कर ली जाती है, जिससे अन्य परीक्षण न्यूरोलॉजिकल परीक्षाओं द्वारा पहचान पाना अभी संभव नहीं हो पाया है। तीसरा, LNB द्वारा शिक्षा के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करना आसान हो पाता है, इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है।